Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you're all staying safe. Today's topic is psychiatric disorders, and we're going to look into some important disorders. Okay. So, first of all, the learning objectives as usual. We're going to know the certain myths and misconceptions that we come across when dealing with psychiatric illnesses, define and described mixed anxiety depression disorder, define and describe panic disorder, management of mixed anxiety depressive disorder and panic disorders, describe and manage somatization disorder, and describe dissociative state. Now when you talk about psychiatric disorders, बहुत सी myths और misconceptions इनके साथ attached हैं. As a layman, as a common man, लोगों का ख्याल है कि जो साइकाइट्रिक इलनेसेस होती हैं, बहुत से लोगों का ये ख्याल होता है कि वो ईविल या मैजिक की वजह से होती हैं, जबकि रियलिटी ये है कि दे आर कॉज्ड बाय they can be structural or chemical imbalances, they can be genetic issues, they can be biochemical, behavioral issues. Then 33% of all diseases reported are psychiatric diseases. So ये myth जो है, ये myth ही है. As doctors, we need to know about it. The other myth is that psychiatric patients are dangerous and harmful. बहुत से लोगों का ख्याल होता है कि जो psychiatric मरीज होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है, उससे बहुत दूर रहना है, उसके करीब भी नहीं जाना, and etc etc. Whereas the fact is that 90% of the crimes that we come across in society are committed by normal people, not psychiatric patients. जबकि देखा ये गया है कि अक्सर औकात साइकाइट्रिक पेशेंट्स जो हैं वो विक्टिम्स बन जाते हैं क्योंकि उनके अंदर इतनी सलाहियत ही नहीं होती कि वो किसी की प्लानिंग को या किसी की प्लॉटिंग को या किसी की कनिंगनेस को समझें और उसके साथ डील करें, तो हेंस वो अक्सर विक्टिम्स पाए जाते हैं जो ट्रू साइकाइट्रिक पेशेंट्स हैं. एक और मिथ है कि जो साइकाइट्रिक पेशेंट्स आर फ्रॉडुलेंट एंड वो दे बिहेव एबनॉर्मली टू फुलफिल हिडन एजेंडाज. ये उन पेशेंट्स के लिए तो कहा जा सकता है जो कि मेलिंगरर्स होते हैं और उनकी बड़ी एक स्पेसिफिक पहचानने के तरीके भी होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो फ्रॉडुलेंट हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. रियलिटी में साइकाइट्रिक इलनेसेस जो हैं दे आर अ क्राई फॉर हेल्प. So follow-up prospective studies 10 to 15 years later in patients showed increased rate of death and disease amongst the patients labeled as frauds. फ्रॉड कह के आपने जिनको रिजेक्ट कर दिया था, उनमें जब उनके अंदर स्टडी की गई 10 to 15 years बाद, तो ये देखा गया कि there was an increased rate of death and disease. फिर आता है जी साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट्स जो हैं वो जी एडिक्शन पैदा कर देती हैं और जो है लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के काबिल नहीं रहते, जबकि रियलिटी ऐसी बिल्कुल नहीं है. साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट्स एम एट ब्रिंगिंग द पेशेंट बैक टू नॉर्मल लाइफ एंड नॉट ऑल मेडिकेशंस आर सेडेटिव. बहुत थोड़ी सी दवाइयाँ जो सेडेटिव हैं, बाकी की दवाइयाँ जो है आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस को, एंडोक्राइनल इम्बैलेंसेस को, न्यूरोट्रांसमिटर्स को करेक्ट करती हैं. और बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें दवाई दी ही नहीं जाती, उन्हें सिर्फ साइकोथेरेपी दी जाती है, और बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं जिनमें आपको लाइफ टाइम मेडिकेशन देनी पड़े, वरना यूजुअली 6 months 1 year 2 years के बाद दवाइयाँ टेपर ऑफ कर दी जाती हैं. मिथ एक और ईसीटी के बारे में बड़ी मशहूर है कि जी ईसीटी बड़ी कोई ख़तरनाक चीज़ है, बस जी ये तो पता नहीं झटके, बिजली के झटके पत्नी क्या चीज़ है. सो फैक्ट ये है कि एज डॉक्टर्स हमें पता होना चाहिए कि ईसीटी एक इंतहाई सेफ, पेनलेस और वेल रिसर्च और इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, और कुछ ही स्पेसिफिक पेशेंट्स के अंदर इंडिकेटेड होता है जिनमें ये सेफली दी जाती है और बहुत बेनिफिशियल है. Once a psychiatric patient, always a psychiatric patient बड़ी मशहूर मिथ है कि एक दफ़ा जो नफ्सियाती या psychiatric patient बन जाता है वो सारी ज़िंदगी शायद psychiatric patient ही रहेगा, अब उसका कुछ नहीं हो सकता. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. More than 60% of psychiatric illnesses are completely curable if compliance and treatment adherence is practiced.
पहले डिसऑर्डर जो हम आज पढ़ेंगे वो है मिक्स्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। इसका ICD-10 हमारी जो डायग्नोस्टिक मैनुअल है उसका क्राइटेरिया क्या है। प्रेजेंस ऑफ को एग्जिस्टिंग, यानी कि दो चीज़ें इकट्ठी जब एग्जिस्ट करती हैं तो वो को एग्जिस्टिंग होता है। सब थ्रेशोल्ड सिम्टम्स, यानी कि ऐसे सिम्टम्स जो कि क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे, उससे थोड़ा नीचे आ रहे हैं, सब थ्रेशोल्ड लेवल पर हैं। सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ना डिप्रेशन फुल फ्लेज है ना एंजाइटी फुल फ्लेज है, सब थ्रेशोल्ड सिम्टम्स हैं और दोनों ही दे आर एसोसिएटेड विद सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस, पेशेंट को बहुत डिस्ट्रेस दे रहे हैं। However, when considered separately, neither the symptoms of anxiety nor depression could be met. तो कोई एक फुल क्राइटेरिया मीट नहीं होता, दोनों का सब थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया मीट होता है और ऐसे मरीज में एंजाइटी और डिप्रेशन की अलामतें इकट्ठी जाहिर हो जाती हैं। वो अलामतें क्या हैं, वो सिम्टम्स क्या हैं? डिक्रीज इंटरेस्ट एंड प्लेजर, लो मूड, रिड्यूस्ड एनर्जी, वजन ज़्यादा बढ़ जाना या कम हो जाना, नींद ज़्यादा आना या नींद कम आना, अपने आप को वर्थलेस समझना, गिल्ट की फीलिंग्स आना, बहुत पैसिमिस्टिक किस्म की, नेगेटिव किस्म की, एक्सट्रीम की सोचें आना, बहुत ज़्यादा जिस्म का थका रहना, कंसंट्रेशन ना कर पाना, पैसिमिस्टिक रहना, सेल्फ हार्म के आइडियाज़ आना या सेल्फ हार्म की कोशिश कर लेना, सुसाइड के ख्यालात आना या सुसाइड की कोशिश कर लेना, मूड जो है वो लो रहना और सैड रहना, कुछ लोगों में एंशियस भी रह सकता है। एक्टिविटीज़ जो एवरीडे लाइफ की होती हैं, जो कि हम पहले इंजॉय करते थे, अब इंजॉय नहीं कर पा रहे। रूटीन की ड्यूटीज़ निभाना मुश्किल हो गया है, नींद डिस्टर्ब रहती है और कंसंट्रेशन बहुत ही ख़राब है। एंजाइटी के फीचर्स क्या आ सकते हैं, जिसमें जिस्मानी एंजाइटी से फिजिकल एंजाइटी के फीचर्स कहते हैं। इसमें हाथों का कांपना यानी ट्रेमर्स आ सकते हैं, पैल्पिटेशंस हो सकती हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, इनएबिलिटी टू रेस्ट हो सकती है, पेट में जैसे एब्डोमेन में एक अजीब सी क्रैम्पी सी फीलिंग आती है समटाइम्स, वो हो सकती है, पट्टों का खिंचाव हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, सुसाइडल थॉट्स हो सकती हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस इन दोनों इस बीमारी का, मिक्स एंजाइटी डिप्रेशन का जो है वो क्या है? कंसिडर, अगर ऐसे कोई सिम्टम्स लगे तो आपके दिमाग में डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो आना चाहिए उसमें एक्यूट साइकोसिस आना चाहिए कि कहीं ये एक्यूट साइकोसिस तो नहीं है। अगर हेलुसिनेशंस और डिलूजन्स हों, अगर हेलुसिनेशंस और डिलूजन्स नहीं है तो ये एक्यूट साइकोसिस नहीं है। इसके अलावा आपके दिमाग में बाइपोलर डिसऑर्डर भी आना चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा इलेटेड या एक्साइटेड मूड है, हद से ज़्यादा बातें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसका पूरा क्राइटेरिया है। अगर उस तरफ चीज़ें जा रही हैं, आप देख रहे हैं, तो फिर ये बाइपोलर भी हो सकता है, आपके दिमाग में होना चाहिए। मरीज़ को इंफॉर्मेशनल केयर देनी है, मरीज़ की बीमारी के बारे में उसको तफसीलन बताना है। आपको पता है 3 Ds होती हैं, डिजीज़, ड्रग एंड डॉक्टर। उसके बारे में बताना है, उसकी काउंसलिंग करनी है कि ये बीमारी आखिर है क्या, इसके क्या इलाज हैं, इसके सिलसिले में डॉक्टर ने क्या करना है, पेशेंट ने क्या करना है, ये सारी बातें आप उनको बताएंगे। मेडिकेशन जो है बड़ी मिनिमल सी है, हम अभी डिस्कस करेंगे। स्पेशलिस्ट रेफरल करना पड़ सकता है इफ़ नीडेड। दूसरा डिसऑर्डर जो हम पढ़ रहे हैं आज वो है पैनिक डिसऑर्डर। सिनारियो के साथ हम इसको समझेंगे। A 40-year-old male banker presents to the ER with complaint of chest pain, severe palpitations. एक बैंकर है, ER में आया है, severe chest pain हो रही है, दिल बहुत तेज धड़क रहा है, बहुत ज़्यादा anxious है with a feeling that उसे कुछ हो जाएगा, he is going to die or have a heart attack. उसके वाइटल्स जो हैं वो आप देख रहे हैं कि नॉर्मल आ रहे हैं, सिर्फ उसकी पल्स थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है। आपने देखा कि फिजिकल एग्जामिनेशन उसका नॉर्मल निकला, क्योंकि सबसे पहले आप ऐसे मरीज का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसकी चेस्ट देखते हैं और उसके लंग्स उसकी ब्रोंकाई चेक करते हैं कि उसके लंग्स में कोई इशू तो नहीं आ रहा। आप उसके हार्ट का एग्जामिनेशन करवाते हैं, आप उसके एब्डोमेन का एग्जामिनेशन कराते हैं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक है, अब डिटेल साइकोलॉजिकल असेसमेंट जब आपने की तो फिर आपको पता चला दैट इस पेशेंट ने अपनी नौकरी लूज़ कर दी थी 1 हफ्ता पहले और इसकी नींद ख़राब है, इसकी एपेटाइट कम हुई है, सारा दिन रेस्टलेस रहता है और साथ में इसको ये अलामतें आ रही। तो आपके पास एक बैकग्राउंड आ गया। क्या होते हैं पैनिक अटैक के सिम्टम्स? चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट पेन, डिजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। मरीज को लगता है कि मैं इस बीमारी से या इस पैनिक अटैक से मर सकता हूँ।
खुदा खासा मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, मेरा सांस बंद हो रहा है, ये जानलेवा बीमारी है, उसको ये सोचें आती हैं, साथ उसकी धड़कन तेज़ हो जाती है, पसीने आते हैं। हाँ, जब ईसीजी कराई जाती है तो पता चलता है कि हार्ट तो बिल्कुल ठीक जा रहा है। यूजुअली कोई ना कोई साइको सोशल स्ट्रेसर भी इसके साथ अटैच्ड होता है। पैनिक अटैक का मरीज़ बहुत घबरा रहे होते हैं और वो डॉक्टर को भी बहुत फ्रीक आउट कर सकते हैं, इसलिए इसको हर डॉक्टर को मैनेज करना आना चाहिए। आपने उसकी जब फिज़िकल एग्जामिनेशन और तमाम चीज़ें तसल्ली कर ली कि इसको कोई और चीज़ तो नहीं है, कहीं क्रोनिक आर्टरी डिजीज़ या अस्थमा या कोई फोबिया या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है। उसके बाद आपने उसको यही इंफॉर्मेशनल केयर दी, आपने उसकी काउंसलिंग की, आपने उसको मेडिकेशन में थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन के लिए एंटी एंजाइलिटिक या एंटी डिप्रेसेंट दी अगर ज़रूरत है, और आपने उसको रेफ़र कर देना बहुत बेहतर होगा कि आप उसको साइकियाट्रिस्ट के पास रेफ़र कर दें। इसकी काउंसलिंग में डीप ब्रीथ टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और प्रोग्रेसिव मसल एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप सबको एज डॉक्टर्स आनी चाहिए सो दैट यू कैन गाइड योर पेशेंट्स व्हाइल ही इज हैविंग अ पैनिक अटैक, हाउ डीप ब्रीदिंग एंड पीएमआर कैन हेल्प हिम। उसके अटेंडेंट्स को बताना है कि वो भी फ्रीक आउट ना करें, पेशेंट को बताना है कि ये भी इट विल कम एंड इट विल गो, दिस इज़ नॉट गोइंग टू किल यू, दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ लीथल एंड यू हैव टू लेट इट कम एंड लेट इट पास with the help of deep breathing and PMR. सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर ये है कि जी तीसरी चीज़ जो हम आज पढ़ रहे हैं, इट्स अ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर मार्क्ड बाय मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स। ऐसे मरीज को अलामतें आ रही होती हैं, एक्स एंड पेन्स हो रही हैं जी, ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं एब्डोमेन के, दूसरे हेडेक के, जिनका जिनका किसी किस्म का कोई जो है वो आपको डायग्नोसिस ही नहीं मिल रहा। सो ऐसे केस में आप जो है वो क्या करेंगे? कॉमन कंप्लेंट्स जो हैं सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर की वो है हेडेक, नमनेस, डिस्फेजिया, जनरलाइज्ड एक्स एंड पेन्स एनीवेयर इन द बॉडी, दर्दें आप बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसे मरीजों को देखते हैं। एपिगैस्ट्रिक पेन है, फ्लैचुलेंस है, शदीद इंडाइजेशन है, ब्लोटिंग है, रिप्रोडक्टिव इश्यूज आ रहे हैं, रेक्टाइल डिस्फंक्शन आ रहा है, मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो कहता है जी सारे टेस्ट ठीक हैं, सब चीज़ें ठीक हैं, अपेरेंटली आप बिल्कुल ठीक है। एंजाइटी डिप्रेशन के थोड़े बहुत सिम्टम्स इसमें आपको मिल सकते हैं, कई दफ़ा नहीं भी मिलते। जब आपको ऑर्गेनिक कॉज नहीं मिल रही, सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर है। इसका भी डिफरेंशियल जो है उसमें पैनिक डिसऑर्डर को रूल आउट कीजिएगा, डिप्रेशन ज़रूर रूल आउट करना है। अगर डिप्रेशन की वजह से सोमाटाइजेशन हो रही है तो फिर डिप्रेशन का ट्रीटमेंट हम पहले देंगे। एक्यूट साइकोटिक डिसऑर्डर को ज़रूर रूल आउट करना है और इंफॉर्मेशनल केयर ज़रूर देनी है मरीज़ को आपने अबाउट द डिजीज़ कि ये सिम्टम्स क्या हैं, इनकी रियलिटी क्या है, इनको किस हद तक सही समझना है, कितना डॉक्टर के पास जाना है। अक्सर ऐसे लोग जो हैं उनके पास मोटी मोटी फाइलें होती हैं जो कि वो डॉक्टरों के पास वन टू दी अदर एंड देन टू दी अदर जो है वो फिर रहे होते हैं और बहुत परेशान होते हैं अपने सिम्टम्स को लेके कि जी पता नहीं हमें ये दर्दें क्यों होती हैं, हमारा इलाज कोई क्यों नहीं, दे आर लुकिंग फॉर द आइडियल क्योर और किसी फिजिशियन से वो यूजुअली सेटिस्फाई नहीं होते। तो काउंसलिंग इनकी भी करेंगे बहुत ज़रूरी है। आपको जो फर्स्ट लाइन डिफेंस है आपका एज जीपीज भी वो काउंसलिंग है ताकि पेशेंट को कम से कम रिलैक्स किया जाए। उसके बाद आपको अगर लगता है कि अप्रोप्रिएट है कि इस पेशेंट को साइकियाट्रिस्ट के ही पास जाना चाहिए, आपकी रीअश्योरेंस, एम्पैथी, आपने जो उसको थोड़ा बहुत काउंसलिंग उसकी की है उससे अगर वो ठीक नहीं हो रहा तो फिर इवेंचुअली साइकियाट्रिस्ट उसको ट्रीटमेंट देगा, उसको उसकी सीबीटी कर सकता है विच इज़ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और दूसरी रिलैक्सेशन टेक्निक्स। इसमें मेडिकेशन जो है वो अवॉइड करनी चाहिए, बहुत ज़रूरत हो तो फिर हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसमें दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके ताउन का, आपके कोऑपरेशन का। प्लीज़ कीप टेकिंग द लेक्चर्स, आई एम गोइंग टू अपलोड some lectures in future, so kindly do keep attending and take good care of yourselves. Allah Hafiz.